चलते रहते हैं, रुक करके ये पूछना, अगर उपयोगी नहीं है तो कम से कम मनोरंजक तो जरूर है। पूछिए, अगर मैं भारत में नहीं पैदा हुआ होता, चीन में पैदा हुआ होता, तो बस ऐसे ही कल्पनाओं में तुम वैसे ही जीते हैं। ये जो मैं बता रहा हूं ये उपयोगी कल्पना है, करा करिए कभी। मैं अगर चीनी होता तो सोचा करिए, आप महिलाएं तो सोचा करिए, अगर आप पुरुष होती तो। बहुत तटस्थ होकर के, थोड़ा इसमें अपने आप से हटना पड़ेगा बहुत, वरना तो फिर उल्टे पुल्टे ख्याल ही आएंगे। अगर पुरुष होती तो कॉलेज में जब होते थे लड़के, तो वहां पे कई बार कल्पना कर लेते थे, कहते थे अब मैं बंदी हूं। सोचिए, फिर पूछिए अपने आप से, जीवन के निर्णय ऐसे होते मेरे, जिन बातों से अभी डरती हूं, क्या डरती, जिस दिशा में अभी जा रही हूं आगे जाती क्या। तो कितना कुछ तो सिर्फ एक संयोग ने तय कर दिया कि पिता का क्रोमोसोम और मां का, और वो बहुत एकदम ही संयोगिक बात होती है। कुछ नहीं, इसमें कोई नहीं बता सकता कि एक्स वाई बैठेगा, एक्स एक्स बैठे, कुछ नहीं। इतनी जरा सी चीज ने यह तय कर दिया कि आप रात में 10 बजे घर से निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी। मान्यता ही तो है। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, तुमने मान रखा है, इन्हें मालिक मानो मत। स्त्री होना देह की बात कम है, मान्यता की बात ज्यादा है। पुरुष भी, ये मान्यता है तुम्हारी। इसी को आधुनिक जो समाजशास्त्र है या मनोविज्ञान है वो ऐसे कहता है कि तुम पैदा नहीं होते, तुम बनाए जाते हो। इस वक्तव्य को प्रसिद्ध करा था सिमोन डी बिवू ने। महिलाओं को खासतौर पर उन्हें पढ़ना चाहिए, द सेकंड सेक्स। फ्रेंच नारीवादी दार्शनिक थी। हालांकि वहां आपको ऐसा लग सकता है कि मामला ज्यादा ही नकारात्मक हो रहा है, लेकिन फिर भी पढ़ना चाहिए। पढ़ के थोड़े समय के लिए भीतर एक खटास का भाव रहेगा, उसको आप थोड़ी टॉक्सिसिटी भी बोल सकते हैं, लेकिन उसको फिर भी ले लेना चाहिए। कुछ अगर कड़वाहट उसको पढ़ने की वजह से भीतर आ जाए महिला होने के नाते, तो कड़वाहट को थूक दीजिएगा, लेकिन उसमें से जो भाव है वो है लेने लायक, विशेषकर महिलाओं के लिए। वो यही कहती हैं कि ये जो तुमने मुझे बना दिया है, मैं ऐसी पैदा नहीं हुई थी। और ये नहीं कि पुरुषों से ही बोल रही हैं, वो जो पूरा समाज ही से महिलाएं भी, महिलाओं से ज्यादा बोल रही हैं वो, नहीं तुमने जो बना दिया है ऐसी पैदा नहीं हुई थी, तुमने बनाया है मुझे। सेक्स एक बात होती है और जेंडर बिल्कुल दूसरी बात होती है। सेक्स तो जानवरों में भी होता है। वहां तुमने किस मादा को कुंठित देखा, कभी देखा है? ये हमारे खरगोश, आप बता ही नहीं पाओगे इसमें मादा कौन है नर कौन है। वो भी अपना घास चरते हैं, वो भी घास चर रहे हैं, वो भी कूद रहे, वो भी कूद रहे। और कोई पक्का नहीं है कि नरी ज्यादा काटते हैं, मादाएं भी एकदम कटखनी है। कुछ भी अपना एक जैसा उनका व्यवहार है, रहते हैं एक ही जगह, रहते हैं, अपना काम धाम चल रहा है उनका। ये जो इतना भेद कर दिया है, ये इस समाज ने कर दिया है। वो चेतना का विद्रोह है मालिक के प्रति। कौन से मालिक? समाज के प्रति। एक तो चलो शरीर है ही तानाशाह, टायरेंट, और दूसरा तुमने बहुत खराब करा मुझे। तुमने मेरे भीतर एक बहुत कुंठित ईगो बैठा दी, बहुत गलत एक मेरे भीतर मैं बैठा दिया। उन्होंने शायद गीता ना पढ़ी हो, गीता उन्होंने पढ़ी होती तो कहती ये जो भी कुछ बैठा दिया गया है उसे हटाया जा सकता है, शिकायत करने की जरूरत नहीं है। जिसने तुम्हारे भीतर बैठा दिया वो भी शायद मजबूर है, किससे? अपने गुण से, तो शिकायत क्या करनी है। इसलिए पश्चिम में जब भी विद्रोह हुए हैं तो उसमें शिकायत का भाव बहुत रहा है, और शिकायत के भाव में आपको अपनी मुक्ति के लिए सदा सामने वाले पर आक्रमण करना पड़ता है। पश्चिम में मुक्ति की बात ऐसे हुई है कि सामने वाले को मिटाओ तो मेरी मुक्ति होगी, और भारत में मुक्ति की बात ऐसे हुई है कि स्वयं को मिटाओ तो मेरी मुक्ति होगी। पश्चिम में जो शोषक रहा है, जो दमनक रहा है, उसको माना गया है कि वो बाहर है, बाहर है, तुमने मेरे साथ ऐसा कर दिया। और भारत में चूंकि कृष्ण रहे हैं, इसीलिए भारत ने आगे की बात समझी है। वो कह रहे हैं बाहर तो जो कर रहा है वो उसका गुण है। मैं बिच्छू से, मैं खरगोश से जैसे शिकायत नहीं कर सकता, वैसे ही मैं किसी भी जीव से कोई शिकायत नहीं कर सकता, ये तो उसका गुण है। तो इसीलिए फिर हम पोस्टर बनाते हैं, उसने कहा तो कहा, तू ना सुना क्यों? तुम कैसे जाकर के मेढक को बोलोगे सत्र चल रहा है मत टर्रा? उसने कहा तो कहा, तूने सुना क्यों? उसने रिझाया तो रिझाया, तू रिझा क्यों? उसने जो करा वो तो उसका। बोलिए बार बार, ये अभ्यास विकसित करना पड़ेगा। ये सब जब हो तो तुरंत बोलो ये तो त्रिगुणात्मक प्रकृति है, गुण है भाई, गुण है भाई, इसे किसी ने करा नहीं, ये तो बस हुआ है। गर्मियां होती हैं, लू बहती है, और दिल्ली की रेत, झोंका आया और आपके चेहरे पे धूल चिपका के चला गया, आप हवा को थप्पड़ मारना शुरू कर देते हो, करते हो? और पसीना है और हवा आकर के लगती है, और आप बिल्कुल जान लाते हो कि अभी जैसे धूल धूल हो गई है, पसीने में चिपक गई, बड़ा बुरा लगता है। क्या करते हो? हवा को लठ मारोगे?
मार क्यों नहीं रहे, बोलो ना, क्यों नहीं मार रहे? उसका गुण है, वो जड़ है, लेकिन मनुष्य को मारते हो, बताऊं क्यों? क्योंकि मानते हो कि वो चेतन है। बताओ उसको क्यों मानते हो चेतन है? क्योंकि तुम अपने आप को चेतन मानते हो, कहते हो मैं चेतन हूं तो ये मेरे जैसा दिखता है, भाई मेरा तो ये भी तो चेतन ही होगा। हवा धूल चिपका जाती है, कम दुख होता है। कोई मनुष्य आकर के मुंह पे ऐसे धूल चिपका दे, ज्यादा दुख होता है ना, प्रतिक्रिया भी ज्यादा उठती है ना। अब देखो मनुष्य के मामले में ज्यादा प्रतिक्रिया उठी, उसका कारण क्या है? ये मानना कि वो चेतन है। उसको चेतन मानना मजबूरी है, क्योंकि स्वयं को चेतन मानना है। माने जो अपना अहंकार है वही दुख बनाना। सारा दुख अहम के कारण है। तुम ये मानते हो कि कोई कर रहा है, कोई कर नहीं रहा, प्रकृति नाच रही है, तुम उसमें काहे के लिए दुखी हो रहे हो? लेना एक ना देना दो, 50 तरीके की इसमें कहावतें हैं बेगानी शादी में। अब्दुल्ला दीवाना, तुम क्या है करने आए? आध्यात्मिक रूप से संत लोग बोलते हैं आए थे हरिभजन को उठन लगे कपास, तुम्हारा इसमें क्या है? हंसा ये पिंजरा नहीं तेरा, 100 तरीके से बोला है। ये संसार कागज की पुड़िया, बूंद पड़े घुल जाना है, 100 तरीके से एक ही बात तो बोली है। इसमें तेरा क्या लेना देना? तू कहां फंस रहा है इसमें? काय को उलझ उलझ मर जाना है? और बताइए, आप ही बता देंगे, 50 और उदाहरण दे देंगे आप, जहां कहा गया है कि भाई तेरा इसमें कुछ नहीं है। माटी को दम करेंगे, जिस माटी पर बहुत है माटी, सो माटी हंकार। क्या दुख तुम्हें प्रकृति के गुणों से नहीं मिलता, दुख तुम्हें यह सोचकर मिलता है कि उन गुणों के पीछे कोई करता है। कर्ता तुम्हारी मान्यता है, यह मान्यता तुम्हारा दुख है, अन्यथा जीवन दुख नहीं है। वेदांत और बौद्ध दर्शन दोनों जिस पहली बात से शुरुआत करते हैं वो क्या है? जीवन दुख है। और अंत उनका इसी बात पर होता है कि जीवन दुख है बस तब तक जब तक तुम में अहंकार है।